सर, बीएसपी ने आपके ऊपर विश्वास दिखा के आपको अपने पार्टी की सीट पे विधानसभा की चुनाव लड़ने का इजाज़त दी। तो आपने पहली बार तो उस सीट पे आप नहीं जीत पाए, लेकिन दूसरी बार आपने बड़ी अच्छी मार्जिन से जीत हासिल की थी। लेकिन फिर आपने दोबारा से अपनी पार्टी बदल ली, तो उसकी क्या वजह थी? जदयू में इसलिए ज्वाइन किया कि मैं मंथन चिंतन किया अपने आदरणीय जनाब नेता नीतीश कुमार जी का। वो ऐसा नेता थे जो नेता परिवारवाद, जातिवाद, धर्मवाद नहीं करते हैं। ऐसा नेता जो महापुरुष लोग हैं, किसी भी समाज में पैदा हुए हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने के काम करते हैं। तब मैं उनके दामन थामा। सर, चैनपुर विधानसभा में मुंडेश्वरी धाम, जिसे दुनिया का सबसे पुराना मंदिर कहा जाता है, और सर जनता की ये मांग है कि वहाँ पे एक रोपवे का निर्माण होना चाहिए। रोपवे का स्वीकृत हो गया है, आपको जानकारी होगा। 5 महीने पहले स्वीकृत हुआ था, कुछ प्रोसेस में है, वो भी मैं जल्द करवा दूँ। सर, जैसा कि सबके स्ट्रगल पीरियड में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो उसको सपोर्ट करता है, तो आपके इस स्ट्रगल पीरियड में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपको शुरू से लेकर अब तक सपोर्ट करता है? सारे दोस्तों, मित्रों, हमारे जो भी मित्र हमारे आज, और माँ बाप का फुल्ली आशीर्वाद दुआ। हमारा सब जगह चमार भाई ने वोट दिया था। चमार भाई के लिए पहला काम मैंने किया, आवासीय विद्यालय 70 करोड़ की लागत से बनवाने का काम किया। ना रास्ते सीधे थे, ना सफर आसान था, लेकिन मैं लड़ता रहा, क्योंकि हार मानना मेरी फितरत में नहीं था। नमस्कार, मेरा नाम है प्रतीक श्रीवास्तव, लोग मुझे प्यार से चीकू भी बुलाते हैं। ये बस एक नेता का इंटरव्यू या पॉडकास्ट नहीं, बल्कि ये सफर है स्ट्रगल से लेके एक सरकार तक का। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चैनपुर विधानसभा के विधायक और बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री जमा खान जी का, जिन्होंने हार का सामना करने के बावजूद भी अपनी मेहनत और जनता के प्यार के बदौलत चैनपुर विधानसभा में विधायक बन के और जनता की जिम्मेदारी उठाई। तो आज मेरे साथ वही जमा खान जी हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, आपकी इस प्रचंड जीत पर हमारे और हमारे पूरे कोचेस की तरफ से आपको तो ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। सर, जैसा कि जनता ने आपके ऊपर इस बार विश्वास दिखाया है और आपको इतने अच्छे मार्जिन से विजयी बनाया है, तो आप हमारे एक पॉडकास्ट के जरिए जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में अगर ईमानदारी से स्ट्रगल करेंगे, संघर्ष करेंगे, मंजिल के मुताबिक मेहनत करेंगे, तो निश्चित तौर पर कामयाबी मिल ही जाती है। और हम लोग तो छात्र राजनीति का सफ़र तय करके हम लोग पहुँचे हैं, तो काफ़ी संघर्ष किए हैं। हमारे साथ जितने भी साथी अभी आपको मंच पे बैठे हैं, जो मेरे साथ आए हुए हैं, ये लोग पुराने दोस्त मित्र हैं। सबने कहीं ना कहीं मेरे संघर्ष में कंधा लगाने का काम किया है, और आप तो मेरे छोटे भाई हैं, बेटे हैं। और आज जो कामयाबी मिली है, निश्चित तौर पर ऊपर वाले का शुक्र है, और गरीबों का, मजदूरों का, मजलूमों का दुआ, उनका संघर्ष, मेरे माँ बाप का दुआ, जो कामयाबी मिली। मैं इतना जरूर कहूँगा आपके माध्यम से, किसी भी क्षेत्र में कोई भी नौजवान अगर है, तो उस नौजवान को ईमानदारी से मंजिल के मुताबिक मेहनत करेगा, स्ट्रगल करेगा, तो निश्चित तौर पर कामयाबी मिल ही जाती है। मगर उसमें है, कुछ लोग होते हैं कि संघर्ष करते करते परेशान हो जाते हैं, बीच रास्ते से लौट जाते हैं। क्योंकि संघर्ष ऐसा होता है, तमाम तरह की आंधियाँ तूफान चलती है, तमाम तरह के आगे रोड़े आते हैं। कभी लगता है कि नहीं हो पाएगा, कभी लगता है कि कई तरह का मामला आता है। उस मामला से नौजवान साथी, हम सब लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संघर्ष को नहीं कर पाते हैं। आंधी तूफान से या कोई परेशानियाँ से घबरा जाते हैं, लौट जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन मैं उसमें का हूँ, और हमने काफ़ी संघर्ष किया है। तो मैं तो युवाओं से कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से जो लोग भी आपको देख रहे हैं, आपकी बात को सुन रहे हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं, कि हम चैनपुर कंस्टिट्यूएंसी से जहाँ से चुनाव जीते और आप सबके दुआओं से जीते, तो निश्चित तौर पर वहाँ पे 10% हम, हमारे समाज के लोग, और वहाँ पे समझ रहे आज का जो स्थिति है, देश दुनिया का जो चल रहा है, माहौल चल रहा है, उस माहौल में चैनपुर विधानसभा से मोहम्मद जमा खान को चुनाव जीतना कहीं न कहीं ये दिखाता है नौजवानों को कि संघर्ष करोगे, स्ट्रगल करोगे, भाईचारा पैदा करोगे, सौहार्द साथ चलोगे, निश्चित तौर पर मंजिल मिलेगी। कभी कभी मंजिल मिलने में काफ़ी परेशानी हो जाती है, भी मैं मानता हूँ। कुछ साथियों को जल्द मंजिल मिल जाती है, कुछ साथियों को थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, ज़्यादा करना पड़ता है। शायद उसी में से मैं भी हूँ। मैं बताना चाहूँगा, जब 2005 में मैंने छात्र राजनीति का सफ़र तय करके काशी से BHU से पहुँचा कैमूर जिला, अपने गिर जिला में, तो एक शौक था सिर्फ कि सेवा में करूँगा, और सेवा करने के लिए मैं जनता के बीच में चला। मैं बताना चाहूँगा कि 4 चुनाव में लगातार हारा, और मेरा एक ही दिल और दिमाग में था, मैं सेवा करूँगा और सेवा के लिए समर्पित रहूँगा, हारूंगा, युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। 3-4 चुनाव हारने के बावजूद मैं कभी ये नहीं समझा कि मैं हारा हूँ।
क्योंकि आत्मशक्ति मेरी बहुत मजबूत, मेरी माँ की दुआ थी और शक्ति, आत्मशक्ति अंदर का आत्मविश्वास बहुत ही मजबूत था। और हारने के बावजूद मैं लोगों से यही अपील करता था कि हो सकता है हार तो हो गई है, सही सच बात है, लेकिन अंदर से नहीं हारना चाहिए। जज्बा उसी तरह रहना चाहिए, हौसला उसी तरह रहना चाहिए। तो निश्चित तौर पर हमारी किताब में भी है कि मंजिल के मुताबिक मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे तो ऊपर वाला देगा। वो सब लेते हुए मैं आगे बढ़ता रहा। जब चौथी बार, कहने को तो चौथी बार हुआ, 3 बार हारना 15 साल होता है माइनस, चौथी बार जब चुनाव जीता तो जहाँ एक तरफ पूरे बिहार में 2 ही लड़ाई थी, एनडीए और महागठबंधन। एनडीए महागठबंधन लड़ रही थी, बीच में हमारे जो साथी बैठे हैं यहाँ युवा, ये लोग लड़ रहे थे बहुजन समाज पार्टी से। और दोनों गठबंधन, महागठबंधन, एनडीए दोनों के बड़े बड़े लीडर जो आए, आते ही हैं, आते ही रहेंगे, चूंकि भाई चुनाव लड़ रहा उनका कैंडिडेट। लेकिन मेरे ही नौजवान साथी जो हमारे साथ मौजूद हैं और लोग भी हैं जो खुद संघर्ष किए, हम सब लोग खुद संघर्ष के वर्कर कहिए, नेता के हम लोग बने और 1 लाख वोट मिला। उस जगह वोट मिला जहाँ किसी को उम्मीद नहीं थी, जहाँ पे पोलिंग वोट 20,000 मेरे समाज के लोग होते हैं, वहाँ मैं 1 लाख पाता हूँ। तो निश्चित तौर पर मैं आपके माध्यम से, चूंकि आप लोग ऐसे हैं, पूरा देश दुनिया देखती है, मैं नौजवानों को कहूँगा कि किसी भी मंजिल है, कोई भी मंजिल हो, तो ये मत कभी कहो कि मैं हार जाऊँगा। हार तो मैंने सिखानी, मैं खुद अपने आप को कह रहा हूँ। हम लोग तो किसान के बेटा हैं, किसान के बच्चे हैं, मेरे पिता, मेरे फादर, मेरे बाप पक्के किसान है, कुछ जानते भी नहीं, कोई मतलब भी नहीं उनको राजनीति से। रात दिन संघर्ष करते हैं, हम सब के लिए संघर्ष करते हैं, अपने लिए कुछ उन्होंने नहीं किया, सब किया मेरे लिए किया। लेकिन मैंने लोगों को बताया और बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, सब ऊपर वाला करता है, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा। और कोई भी जो मेरी आवाज़ सुन रहा है, जो नौजवान से मैं कहना चाहता हूँ, तमाम समाज के नौजवान से, जिस क्षेत्र में पढ़ाई हो, पॉलिटिक्स हो या आपको खेल हो, कोई भी हो, अगर ईमानदारी से करेगा तो निश्चित तौर पर उसकी कामयाबी मिल ही जाएगी। जिस भी काम करने पे अगर नशा छा जाएगा, जज्बा छा जाएगा, तो कामयाबी को छीन लोगे। मैं जानता हूँ समय बदला है, समय के अनुसार आपको पढ़ना पड़ेगा, शिक्षा लेना पड़ेगा। और ऐसे मत पढ़ो, पढ़ाई करते हो फॉर्मेलिटी मत करो, पढ़ाई करो तो करो। मैं तो बच्चों से अपने कहता हूँ, नौजवानों से कहता हूँ, 24 घंटा समय आपके पास, 8 घंटा खेलो, 8 घंटा पढ़ो और 8 घंटा सो। कहीं कुछ नहीं करना बच्चों का। अभी तो गार्जियन हम सब लोग हैं, सब करते ही हैं। जो हमारे बच्चे हाई स्कूल के हैं, 8 के हैं, 9 के हैं, 10 के, 11 के, 12 के, 11 के, 12 के, ये बच्चे बस 12 तक ही संभालना तो है। अगर 12 तक संभाल लेंगे तो कामयाबी मिल जाएगी। हम लोगों ने संघर्ष करके ऐसी लकीर खींची है, देश में हमने बताया है संघर्ष क्या होता है। हमने बता ही दिया, यहाँ चुनाव की जीत के आता हूँ, किस समाज का हूँ अभी मालूम आपको, तमाम तरह का। हमारे घर में कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं था, हमारे ब्लड में साफ बात है, मेरे ब्लड में कोई एमएलए नहीं था, लेकिन मैंने संघर्ष किया, हम सब ने संघर्ष किया और मैंने दिखाया देश को कि संघर्ष क्या होता है। अभी बीच में आप देखे होंगे टीवी पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पीठ थपथपा रहे थे। क्यों? इसलिए कि जहाँ से मैसेज गया था एजेंसियों का कि जमा खान चुनाव हार जाएंगे, उनको रोका जाए या और एमएलसी बना दिया है, वहाँ पे आप सबकी दुआओं की बदौलत, हमारे भाइयों के संघर्षों की बदौलत में जीत कर आया। तो खुश हुए आदरणीय प्रधानमंत्री, पीठ ठोके, बेटा आगे बढ़ो, हम दिल्ली आ पाओ, मिलो। मैं एक बात करें तो निश्चित तौर पर कोई भी अगर संघर्ष करेगा, आप मजबूर कर दो। आप कहते हो कि मैं फलां समाज से आता हूँ, कैसे कामयाब हो पाऊंगा? कोई कहता है फलां का, ये गरीब आदमी, कुछ नहीं है। अगर गरीब आदमी है, पढ़ना चाहता है, तो रोड पे बैठकर लैंप जो जलता है लाइट वाला, उस पर ही पढ़ लेगा 8 घंटा। अब पढ़े लोग हैं, आप उठा किताब देखिएगा, जो हम लोगों के पहले हैं लोग। तो मैं मिसाल देता हूँ बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का। हम बताना चाहते हैं जो तमाम लोग हैं, जो लोगों पर कुछ नहीं था, पहले के लोग नफरत करते थे, बहुत तरह की समस्याएं थी, वो लोग अलग हट के संघर्ष करके, पढ़ के, लिख के देश का बड़ा बड़ा विद्वान लोग बना। हम आप हैं, थोड़ा देर में कहते हैं ना ये नहीं हो पाएगा हमसे। क्यों? हम फला हैं, फला समाज के हैं, हम गरीब आदमी हैं, कुछ नहीं है यार। आप तो नशीला तो बनो करने के लिए। अगर आपको भी नशा होगा, मुझे पटना जाना है तो जाना है, या पैदल जाओ, ट्रेन से जाओ, दौड़ के जाओ, जाओ। ये मत कहो आगे जाकर कुछ पैसे नहीं, ये तो छोड़ दो, ऊपर करेगा, तुम आगे बढ़ो। मैं तो कहता हूं बराबर कि बहादुरों का मदद ऊपर वाला भी करता है। जो लड़ाकू होता है उसी की मदद करता है, जो चलता है उसी का मालिक मदद करता है। हम सोए रहेंगे और अपंग बैठे रहेंगे तो मालिक क्या मदद करेगा भाई? नहीं मदद करता। वो भी सिर्फ हाँ ये वादा किया है आपको दाल चावल खिला देगा, वो वादा है उनका, कहीं हम दे देंगे, आप दे देंगे, वो दिलवा देंगे, उनसे दिलवा देंगे, वो दिलवा देंगे, वो उन्होंने वादा किया। लेकिन कुछ करने के लिए कहीं ना कहीं संघर्ष करना होगा ईमानदारी से। तो मैं सबसे पहले मैं देखता हूँ 90% में बच्चों को देख रहा हूँ, कहीं नशीले हैं, कोई चाय, कोई पान खा रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई कुछ मुंह में डाल दिया है, साला गुटखा का नाम भी नहीं जानता, कहीं तक गुटखा है, क्या मतलब भाई?
तो इसलिए मैं हाथ जोड़ कहूँगा, गुजारिश करूँगा बच्चों को फ्यूचर के लिए, क्योंकि आज हम लोग हैं, कल कौन रहेगा पता नहीं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि कम से कम अपने आप को ऐसे बनाओ कि लोग देखें तो खुश हो जाए आपसे देखकर, और ऊपर वाला उससे खुश होता है जो लोग खुश होते हैं। अगर आपका व्यवहार अच्छा है, 10 लोग खुश है, तो मालिकों को कहीं ना कहीं कहे चलो भाई हम भी आशीर्वाद दे दिए। आज चुनाव जीते, ये वाला चुनाव, ये बहुत डिफिकल्ट चुनाव था। ये चुनाव एक चुनौती था। मैं तो एकदम कहूँगा कि माँ बाप के आशीर्वाद के बाद कहीं कहीं ऊपर वाले बुजुर्गों का दुआ था कि जब जनता चाहने लगी तो कहे नहीं इसको भेजो। जनता का, गरीबों का आवाज़ था, तो इसलिए मैं आया। तो निश्चित तौर पर जो मैंने कहा, फिर मैं कहूँगा युवाओं को कि कोई मंजिल हो, मंजिल के मुताबिक आज से संकल्पित होकर कठिन परिश्रम करोगे, कामयाबी जरूर। सर, जैसा कि हम सब लोग को पता है कि आपका राजनीतिक में सफर इतना उतार चढ़ाव वाला रहा, तो हम लोग जानना ये पसंद करेंगे कि आपका राजनीतिक में सफर कैसे शुरुआत हुआ। मैं बनारस पढ़ने गया था। बनारस पढ़ने तो गया था, घर की कोई किसी को भेजता है तो भेजता है, उसी के लिए जाकर अधिकारी हो, यही सब समझता है आदमी, घर जाता है। तो जो लाइन हम लोग था, वो लाइन में शुरुआत में कदम जाता है, सब आदमी कहता है घर का लफंगा आदमी है। जब हम लोग पढ़ने गए तो छात्र राजनीति का नशा वहाँ हुआ। जब हम हरिचंद डिग्री कॉलेज में थे तो छात्र संघ अध्यक्ष जो होता था उसके बाद भीड़ लगी रहती थी, लोग रहते थे, काम करता था। तब मैं देखता था, मुझे लगा कि मैं क्यों ना वहाँ रहूँ, जो भीड़ उसके पास वो भीड़ मेरे पास क्यों नहीं आए। तो हमने कहा कि मैं भी काम करूंगा। उस समय छात्रों का काम होता था, एडमिशन का है तो ये है, तो कहीं मोटरसाइकिल पकड़ा गया छुड़ाना है, तो कोई बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा, उसका उस संघर्ष था, उस संघर्ष नेता करता था। तो हम पढ़ने गए थे, हम उसको देखते थे कि यार ये कर रहा था, मैं क्यों नहीं करूँगा। तो मैं भी उसको लग गया, मैं करना शुरू कर दिया। तो मेरे यहाँ लोग लगे आने, तो मैं भी चुनाव लड़ा छात्र संघ का। छात्र संघ में चुनाव एक बार हारा, फिर जीता, दो जीता। तो ये सब चीज़ें थी, जब सब बहुत ये है, बहुत मामला उस समय कुछ और था, समय कुछ और है। सर, सबसे पहला जो आपने इलेक्शन लड़ा था, उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा था? सबसे पहले मैं छात्र संघ की चुनाव लड़ा था। जब चुनाव लड़ा था उस समय तो युवा नौजवान थे, उस जमाना था कि कोई हिंदू मुसलमान नहीं था, कोई बैकवर्ड फाड़ नहीं होता था, हम लोग पेट में कई समाज खा लेते थे। तो इस समय ये लगा कि नहीं, स्ट्रगल अगर हम करते हैं ईमानदारी से तो लोग हमारी मदद करेंगे। मुझे अच्छा लगा, चुनाव में लड़ा, पहला चुनाव में हारा, लेकिन हम लोग जज्बाती थे, हौसला वाले थे, लड़ने वाले थे। जहाँ लोग रहते थे वहाँ चूँकि नेतृत्व करने की क्षमता ऊपर मर्जी है, सबकी दुआ है कि क्षमता थी नेतृत्व करने की। कोई मामला फंसता था, मैं आता था, मैं निदान भी करता था। हम लोग नौजवान समय थे, उसमें 20 साल 22 साल 18 साल की उम्र में छात्र संघ अध्यक्ष हो गया था, सबसे कम उम्र में। तो ये चीज़ अच्छा लगा कि नहीं, मुझे सेवा करना चाहिए। और मैंने पढ़ाई तो किया ही किया, कि ज़्यादा तक पढ़ाई भी नहीं, सेवा करने में अपना पूरा लाइफ बिताने लगा उस समय भी। और आज देखिए सर, जैसा कि हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि हम लोग गलतियों से ही सीखते हैं, तो आपका भी हार का इतने बार सामना करना पड़ा, तो आप अपने हार से क्या कुछ सीख लिए? हार से सीखे कि देखिए, कहीं कहीं ऐसा होता है कि आदमी समझ नहीं पाता है। जैसे हम लोग किसी मैदान में कहीं जा रहे हैं, कहीं भूल चूक हो गई, किसी से मिलना नहीं मिल पाए, वो मिलना चाहिए, बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देना चाहिए, ये सब चीज़ें कई जगह हम लोग सीख मिली है। और मैं कहूँगा किसी कोई क्षेत्र में रहता है, पढ़ाई के क्षेत्र में अगर IAS बनना है, उस समय भी अगर आदमी कामयाबी पहली बार नहीं मिल पाती है तो उन बच्चों को भी सीखना चाहिए। कहीं पढ़ाई में प्रॉब्लम होगा, कहीं बुक है, होता है तरह तरह की बात, हर क्षेत्र में अलग अलग बातें हैं। तो हम लोगों का छात्र राजनीति था, छात्र राजनीति में उभरे थे हम लोग। जिला में अपने आए, गिरी जिला है, तो वहाँ हम लोग पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, 3 चुनाव में हारा। तो उस चुनाव में कहने की जब मैं हारता था कुछ लेता था हार से भी, क्योंकि असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। हम जानते हैं कि हार और जीत दोनों ही एक ही सिक्का के 2 पहलू हैं। तो उस पर लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। जब भी संघर्ष किए, लड़े, तो लोगों के बीच में और हम लोकप्रिय होते गए और उनसे जुड़ते गए। बहुत तरह से लोग हमको दबाना चाहे, बहुत तरह का मामला आया, तो मैं जो छात्र राजनीति जो कर लेता है, हर तरह से लड़ाई लड़ लेता हूँ। छात्र राजनीति कटहरा शुरू होता है नेता की राजनीति, उसमें हम सब लोग सीखे हुए थे हर तरह से, तो इसलिए हम लोग कहीं कोई दिक्कत नहीं। सर, बीएसपी ने आपके ऊपर विश्वास दिखा के आपको अपने पार्टी की सीट पे विधानसभा की चुनाव लड़ने का इजाज़त दी। तो आपने पहली बार तो उस सीट पे आप नहीं जीत पाए, लेकिन दूसरी बार आपने बड़ी अच्छी मार्जिन से जीत हासिल की थी। लेकिन फिर आपने दोबारा से अपनी पार्टी बदल ली, तो उसकी क्या वजह थी? पहली बार भी हारे, दूसरी बार भी बीएसपी से ही हारे थे, तीसरी बार कांग्रेस से भी मैं हारा था एक बार बीच में, चौथी बार जीता MLA का। मैं चुनाव जब जीता
तो सिंगल विधायक था पूरे बिहार में बहुजन समाज पार्टी का। सिंगल विधायक होने के नाते हमारी जनता चैनपुर विधानसभा के हर पार्टी जाति को उस समय वोट किया था। 1 लाख वोट होता है हमारे यहाँ, हमको हर समाज का लोगों ने दिया था, हर पार्टी के लोगों ने वोट दिया था, तब मैं चुनाव जीता अच्छे अंतराल से। तो मुझे लगा कि विकास करना चाहिए चैनपुर विधानसभा में। जब हमारे नेता जनाब नीतीश कुमार जी ने मुझे बुलाए, हम गए उनके यहाँ, तो उन्होंने कहा कि आप अकेले हो, विकास करना है तो आप हमारे साथ आओ। फिर हमने अपने नेता जो थी बहन मायावती से भी बात किया फ़ोन से, तो मैंने कहा कि अकेले मैं कुछ करूँगा नहीं, इसलिए मैं पार्टी में जदयू में ज्वाइन कर रहा हूँ। जदयू में इसलिए मैं ज्वाइन किया कि मैं मंथन चिंतन किया अपने आदरणीय जनाब नेता नीतीश कुमार जी का। वो ऐसा नेता थे जो नेता परिवारवाद, जातिवाद, धर्मवाद नहीं करते हैं। ऐसा नेता जो महापुरुष लोग हैं, किसी भी समाज में पैदा हुए हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने के काम करते हैं। तब मैं उनके दामन थामा तो मुझे बहुत खुशी हुई, मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनका दामन थामा। लगता है जो जाता है जानता वो हमारे ही हैं, जो जाता है जानता है मेरे ही समाज के हैं। उनके अंदर हिंदू न मुसलमान, न बैकवर्ड न फॉरवर्ड, और हम बहुत संतुष्ट हैं उनके साथ जुड़कर। वहाँ गए तो अपने बहुजन समाज पार्टी में चुनाव जीता था, उसमें अधिकांश लोग चमार लोग होता है जो आप जानते हैं। हमारा सब जगह चमार भाई ने वोट दिया था। चमार भाई के लिए पहला काम मैंने किया, आवासीय विद्यालय 70 करोड़ की लागत से बनवाने का काम किया। वही अपने जनाब नीतीश कुमार जी से मांग कर स्वीकृत कराकर अपने कंस्टिट्यूंसी में बनवाने का काम किया। उसी चमार भाई के लिए मैंने हॉस्टल बनवाने का काम किया, जो खुद रहते हैं, खुद नहीं रहता है, दलित भाई रहता है। तीसरा मैं मुझे अति पिछड़ा समाज को वोट दिया था, उनके लिए आवासीय विद्यालय 70 करोड़ की लागत से उसी कार्यकाल में बनवाने का काम किया, जो बन गया है बच्ची लड़कियों के लिए। तीसरा था जो आदिवासी समाज के लोग कुछ हम वोट किए थे, अधौरा में रहते हैं, उनके लिए मैं आवासीय विद्यालय बनवाने का काम किया, जो चालू हो चुका है। चौथा मुझे मुसलमान ने वोट किया। मुसलमान के लिए मैंने अल्पसंख्यक समाज के लिए, माइनॉरिटी के लिए मैंने 70 करोड़ की लागत से उनको भी बनवाने का काम किया, जो काम लगा हुआ है, 4 महीने में चालू करा दूंगा। ये सब तमाम चीज़ें थी जो मैं नहीं जाता तो नहीं करता। मेडिकल कॉलेज में अपने पास लाया अपने विधानसभा में, डिग्री कॉलेज अपने यहाँ बनवाया, 72 टावर में लगवाने का काम किया, 300 से रोड बनवाने का काम किया। सब तमाम चीज़ें हर प्रखंड में उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाने का काम किया। कम से कम मुझे लगता है 350 से ज़्यादा आपदा का 4-4, 5-5 लाख घर पहुँचाने का काम किया। आज भी पहुँचा के आ रहा हूँ 4-4 लाख रुपया, 3 आदमी देकर मैं अभी तुरंत आया हूँ। तो ये सब चीज़ें सरकारी जो व्यवस्थाएं थी, योजनाएं लंबी चौड़ी थी, बड़ी बड़ी थी योजनाएं, मैं नहीं ला पाता, तो मैं नेता के यहाँ पहुँचा। इसीलिए इंग्लिश सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा, अपने नेता नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दूंगा, जिनके आशीर्वादों से चैनपुर में वो हो गया जो कि सोचा नहीं था। सर जैसा कि सबके स्ट्रगल पीरियड में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो उसको सपोर्ट करता है, तो आपकी इस स्ट्रगल पीरियड में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपको शुरू से लेकर अब तक सपोर्ट करता है? सारे दोस्तों मित्रों, हमारे जो भी मित्र हमारे आज 40-45 साल बचपन से कर दिए, चाइल्डहुड से जो बच्चे नौजवान बच्चे उस समय में थे, वो लोग हमारे साथ आज भी जुड़े हुए हैं। और माँ बाप का फुल्ली आशीर्वाद दुआ, पूरे परिवार का संघर्ष, और दोस्तों से मेरे साथ दोस्तों का रहा है। किसी भी समाज के जो दोस्त हमारे थे बहुत मदद किए, उनका भूमिका रही यहाँ तक आने ले जाने में। सर चैनपुर विधानसभा में मुंडेश्वरी धाम, जिसे दुनिया का सबसे पुराना मंदिर कहा जाता है, और सर जनता की ये मांग है कि वहाँ पे एक रोपवे का निर्माण होना चाहिए। रोपवे का स्वीकृत हो गया है। आपको जानकारी होगा कि 5 महीने पहले स्वीकृत हुआ था, कुछ प्रोसेस में है, वो भी मैं जल्द करवा दूँगा। सर कब तक बन के तैयार हो सकता है तेल्हाड़ कुंड का ग्लास ब्रिज? 8-9 महीने, साल भर के अंदर। सर आपके विधानसभा में एक हाटा नाम का नगर पंचायत है, वहाँ पे लोगों का जाम की समस्या का मतलब परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो उसके लिए आपकी क्या विचार है? अभी तो कुछ अतिक्रमण था जो हटा है, लेकिन उसके लिए अभी तो नहीं, लेकिन बाद में ब्रिज की व्यवस्था मैं करूँगा। सर ये मेरा सवाल थोड़ा फनी होने वाला है कि आपका बचपन का पसंदीदा खेल कौन सा था? क्रिकेट। आप बचपन में वो खेला करते थे। सर ये मेरा आखिरी सवाल होगा। आपने अपने जीवन काल में और राजनीतिक सफर में बहुत सारे पॉडकास्ट इंटरव्यू दिए होंगे, लेकिन आज मेरे साथ देख के आपको कैसा लगा? अपने बच्चे के साथ पहली बार मैं दिया हूँ, बहुत अच्छा लगा। उम्र कम आपका है, जानकारी ज़्यादा है, और ऊपर वाले से मैं दुआ करूँगा कि आगे बढ़े। उम्मीद नहीं थी कितना ऐसे आप क्वेश्चन कर पाएंगे मुझसे, क्योंकि आप बहुत ही बच्चे हैं, आपका उम्र ही, हम कोई देखेगा नहीं सोचेगा ऐसा क्वेश्चन आप करेंगे मुझसे। इसलिए और ऊपर वाले से भी दुआ करूँगा, और मेरी तो शुभकामनाएं हैं ही।
और दुआ करता हूँ कि जैसे हैं इस उम्र में आपका ये हाल है तो निश्चित तो हमारे आते आते बहुत कुछ करेंगे आप, और हमारी जहाँ ज़रूरत होगी आप बताइएगा, मैं आपका पूरी का पूरी मदद करूँगा। थैंक यू। चलो।